गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कोरोना, लॉकडाउन, इन सभी के बीच में आप लोगों का पढ़ाई में तो मन लग नहीं रहा होगा। लेकिन याद रखिए, भले ही हम डीप स्टडी ना करें, बट एटलीस्ट इतनी पढ़ाई हम करते चलें जिससे हमारी पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनी रहे। याद रखिए, कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो हम कभी अपने लक्ष्य से, अपनी पुरानी तैयारी से भटके नहीं। तो ऐसा ना हो कि पुरानी तैयारी को हम बिल्कुल जीरो कर लें और उसे माइनस कर लें। तो थोड़ा बहुत मजाक मस्ती इन सब चीज़ों के साथ अपना हम टॉपिक तैयार कर रहे थे। तो अपनी इंटरेस्टिंग कोरोना सीरीज ही बुलाऊंगा। तो आज से हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट है, वो टॉपिक हमारा कौन सा है, जिसे हम बुलाते हैं श्वसन तंत्र। याद रखिए, श्वसन में हम किसकी स्टडी करेंगे? हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम। रेस्पिरेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है? याद रखिए, इसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंटली भाग लेती हैं। सबसे पहला तो हमारा जो पार्ट होता है जिसे हम बुलाते हैं ब्रीदिंग, या ब्रीदिंग का ही मतलब होता है सांस लेना। सांस लेने का मतलब होता है ऑक्सीजन अंदर करेंगे और CO2 बाहर करेंगे। उसके बाद ये तो हो गया हमारा पहला टास्क। और दूसरा टास्क होता है कि जो लंग्स तक हमारी गैसेज पहुंची हैं, वो गैस फेफड़ों से जाने के बाद गैस बॉडी के अंदर जाके एक्सचेंज कैसे होगी, ये होता है हमारा सेकंड पार्ट। और तीसरा पार्ट होता है, इसे हम बुलाते हैं हमारे श्वसन का वास्तविक पार्ट, डेट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, या इसी को हम क्या बुला सकते हैं, हमारा रियल रेस्पिरेशन। जिस प्रक्रिया के द्वारा हमारी बॉडी में वास्तविक ऊर्जा पैदा होती है, तो इसी को तीसरे पार्ट को हम क्या बुलाते हैं, वास्तविक श्वसन, या इसी को हम क्या नाम देते हैं, कोशिकीय श्वसन। क्योंकि इसी प्रक्रिया के द्वारा हमारे अंदर क्या पैदा होती है, एनर्जी। तो वो एनर्जी ऐसे ही प्राप्त नहीं होती, वास्तव में उसके लिए हमें दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट चाहिए। ये आपकी लेफ्ट स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। एक कौन सा है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज के हमें साथ क्या चाहिए, ऑक्सीजन। अभी तक हम लोगों ने जो पाचन तंत्र पढ़ा, डाइजेशन सिस्टम पढ़ा, तो ग्लूकोज हमारे ब्लड के माध्यम से तमाम जितनी भी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उन तक पहुंच चुका है। लेकिन कोशिकाओं को ऊर्जा पैदा करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन, तो सबसे पहले ऑक्सीजन हम ब्रीदिंग के तहत या श्वसन के तहत या श्वासोच्छ्वास के तहत हम नाक से सांस लेकर कहाँ पहुँचाए थे, लंग्स तक। और लंग्स के बाद यही ऑक्सीजन, जो हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा, यही ऑक्सीजन लंग्स से पूरी बॉडी में सर्कुलेट कैसे होगी, और बॉडी में जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं तक ग्लूकोज उपलब्ध है और उन तक ऑक्सीजन पहुंचेगी तो कैसे ऊर्जा पैदा होगी, ये होगा हमारा तीसरा पार्ट। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रीदिंग में कौन कौन से ऑर्गन या कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले वास्तव में जब हम सांस लेते हैं तो जो सबसे पहली जो प्रक्रिया वास्तव में घटित होती है, तो क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो याद रखिए हमारा डायफ्राम आता है नीचे की ओर। ये देखिए डायफ्राम्स, पहले तो संरचनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या है, हमारा डायफ्राम। ऊपर से स्टार्ट करें तो ये हमारी नाक होती है, नॉस्ट्रल्स नासा छिद्र जहाँ से हम सांस लेते हैं। और यहाँ से धीमे धीमे जब ये नाक नीचे की ओर हवा जा रही है, तो जो ये वाला पार्ट हमने आहार सिस्टम में भी पढ़ा था, फेरिंग्स। और फेरिंग्स का जो एरो दिख रहा है उसके जस्ट नीचे कौन सा पार्ट था, एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस क्या करता है कि जो हमारी नीचे की ट्रैकिया है या श्वास नली है, इसकी रक्षा करता है ताकि भोजन और अन्य कण उसमें ना पहुँचें। और ट्रैकिया का ऊपरी भाग कहलाता है लैरिंग्स, इसे हम बुलाते हैं स्वररज्जु। और स्वररज्जु के ऊपरी पार्ट में, फेरिंग्स वाले पार्ट में, इस नली की सुरक्षा किसके द्वारा होगी, तो ये हम पाचन सिस्टम में पढ़ चुके हैं। इसका नाम क्या था, एपीग्लॉटिस। फिर से याद रखिए, इसे हमने क्या नाम दिया था, एपीग्लॉटिस। वेल, जब हम सांस ले चुके हैं, ट्रैकिया आगे बढ़ी है, तो वास्तव में क्या हुआ, जब हम सांस इधर से लेते हैं तो सांस इधर से ट्रैकिया नीचे की तरफ आती है, और ट्रैकिया से होते हुए ये देखिए जो हमारी ट्रैकिया है, ये लेफ्ट फेफड़े और राइट फेफड़ों में आराम से पहुंच जाती है। लेकिन इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, ये आगे और भी स्पष्ट डायग्राम बताए गए हैं। जैसे ये देखिए हमारा फेफड़े होते हैं, तो ये देखिए जो आपका लेफ्ट लंग है, इसमें इतना हिस्सा क्या है, खाली। कारण इस भाग में हमारा क्या रहता है, हार्ट, हमारा क्या रहता है, हृदय, जो कि यहाँ सुरक्षित है। और यदि हम इसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड देखें तो ये आपको जो छोटी छोटी सी हड्डियाँ दिख रही हैं, ये हमारी क्या होती हैं, पसलियाँ या रिब्स। ये भी अंदर सांस लेने में और बाहर सांस छोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और नीचे की तरफ हम देखें तो ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये क्या है, हमारा डायफ्राम।
डायफ्राम जस्ट फेफड़ों के नीचे की ओर होता है। और याद रखिए, इस सभी सांस लेने में और सांस छोड़ने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, जैसे कि इसका अगला डायग्राम हम देखते हैं, तो अगले डायग्राम में ये देखिए आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसमें लैरिंग्स तो नहीं, बाकी सब पार्ट ऊपर है, लेकिन ये देखिए, ये हमारी जो नली आ रही है नीचे की ओर, जो कि ये देखिए, ये मैंने एरो से आपको इंडिकेट कर दिया है। ऊपर क्या थी? नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से नीचे हमारे क्या आए थे? फेरिंग्स, एपिग्लॉटिस, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, सभी हमारे आगे बढ़ रहे हैं। तो वास्तव में हुआ क्या, जब श्वास नली आगे की ओर जाती है तो लेफ्ट और राइट दो भागों में बट जाती है। लेकिन आप देखें, इन ब्रांचेज जो बढ़ चुकी हैं, इन ब्रांचेज से भी और सब ब्रांचेज निकल रही हैं। और इन सब ब्रांचेज के आखिरी छोर पर, ये देखिए, आखिरी छोर पर हम देखें तो इसमें जो छोटे छोटे से हमें दिख रहे हैं एयर चैम्बर्स, इन्हें वास्तव में बुलाया जाता है वायुकोश, या इन्हीं को हम बुलाते हैं एल्वियोलाई। और एक ये बैलून की तरह काम करते हैं। जो हम सांस लेते हैं तो यही बैलून नुमा एल्वियोलाई फूल जाते हैं, जिससे गैस अंदर पहुंच जाती है। और जैसे हमारा बैलून पिचकता है तो एल्वियोलाई पिचकता है, जिससे CO2 में वायु कहाँ निकलती है? बाहर। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं। साथ में एक चीज़ और देखिए, यदि लंग्स के चारों तरफ हम देखें तो थोड़ा सा नीला नीला आवरण आपको दिख रहा होगा। ये नीला नीला आवरण वास्तव में क्या होता है? इसी को हम बुलाते हैं प्लूरल झिल्ली, या इसी को हम क्या बुलाते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। याद रखिए, हम लोग बहुत डीप नहीं जा रहे हैं। डीप तो हम लोग अपनी जब ऑफलाइन क्लासेज होंगी तब हम इसकी स्टडी करेंगे, बट ओवरऑल सराउंडिंग हम पूरी स्टडी बिल्कुल करेंगे। और इससे हमारी OT में ही मदद मिलती है। और अगले दिन हम क्या करेंगे? अपने OT। तो ये देखिए, प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा फेफड़ों की सुरक्षा होती है। और प्लूरल मेम्ब्रेन में ही इन्फेक्शन को हम बुलाते हैं हमारा निमोनिया। और आज के समय पर जो अपना कोरोना वायरस है, वो भी प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर हो जाता है। और जो एल्वियोलाइज होते हैं, वो एल्वियोलाइज को बाइंडिंग कर रहा है, जिससे कि जो गैसेज होती हैं वो RBC में ना मिल पाएँ। तो जब अंदर प्रॉपर गैस सप्लाई नहीं होगी तो वो हमारे लिए कैसी हो सकती है? जानलेवा। चलिए अगले डायग्राम की तरफ देखते हैं। ये देखिए, यही चीज़ समझाने का आपको और भी प्रयास किया गया है। देखिए, डायफ्राम नीचे दोनों चिपके हुए हैं, चारों ओर रिब्स होती हैं, और वही अपनी प्लूरल मेम्ब्रेन, ये अपना एल्वियोलाई। चलिए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, एक सिंपल सी प्रोसेस समझाने का प्रक्रिया। एक्चुअल में जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया निभाई जाती है, डेट इज अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस, जिसे हम क्या नाम देते हैं? विसरण, या इसी को हम क्या नाम देते हैं? हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक बड़ा छोटा सा शब्द होता है। चीज़ों का अधिकता से न्यूनता की ओर जाना, या चीज़ों का या किसी भी ऑब्जेक्ट का अधिक से कम की ओर जाना क्या कहलाता है? विसरण। और हमारी बॉडी में जो O2 और CO2 पहुंच रही है और ब्लड के अंदर उसका एक्सचेंज भी हो जाता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? ऑक्सीजन और CO2 का अलग अलग कंसंट्रेशन। ये देखिए, जब रक्त के अंदर, जो अंदर बॉडी का रक्त होता है, उसमें ऑक्सीजन का लेवल, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना दिखा रहे हैं? वो है हमारा 13। जबकि हम और भी देखें इसमें, तो इसमें CO2 का लेवल कौन सा आ रहा है? अलग 5.3। तो जब अंदर ब्लड जा रहा है, सॉरी हवा जा रही है, तो उसमें ऑक्सीजन कितना है? 21। लेकिन जो अंदर से बॉडी के अंदर से आ रही है उसमें कितना है? 13। तो जब ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो ये कहाँ पहुँच जाएगी? हमारे ब्लड में। जबकि हम उल्टी प्रक्रिया देखें, जो बॉडी का ब्लड है उसमें CO2 का लेवल कितना है? 5.3। जबकि इधर CO2 का लेवल कितना है? 0.04। तो यहाँ पर कम है, उधर ज़्यादा है, तो इसकी CO2 कहाँ पहुँच जाएगी? इस वाली हवा में। इसे हम निकाल देंगे बाहर और इसे हम पहुँचा देंगे बॉडी के अंदर। तो बड़ी सिंपल सी प्रोसेस होती है। लेकिन ये प्रोसेस इतनी आसान होती कैसे है? तो ये देखिए, इस डायग्राम में जरा सी नजर डालें। जब एक्चुअल में हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम जाता है नीचे की ओर, और हमारे फेफड़ों से जो पसलियाँ जुड़ी होती हैं वो कहाँ आती हैं? बाहर की ओर। तो हमारे फेफड़ों का हो जाता है एक्सटेंशन, या फेफड़े वास्तव में अपनी ओरिजिनल साइज से फैल जाते हैं, तो अंदर का दबाव हो जाता है कम। तो जो बाहर की हवा है वो अंदर के कम दबाव की ओर आसानी से अंदर चली जाती है। और याद रखिए, जब हम सांस छोड़ते हैं, यही डायफ्राम, जो नीचे का डायफ्राम है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये डायफ्राम कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर, जिससे हमारी पसलियाँ चली जाएंगी अंदर की ओर। और जो हमारा एक्चुअल लंग्स है वो श्रिंक हो गए, थोड़ा सा पिचक जाएगा, और पिचकेगा तो अंदर का दबाव हो जाएगा ज़्यादा। बाहर के वातावरण की हवा का दबाव कैसा रहता है? कम। तो अंदर की हवा कहाँ पहुँच जाती है? बाहर। तो ऐसे होता है गैसों का एक्सचेंज
बाहरी वातावरण से हमारे लंग्स में और हमारे लंग्स से बाहरी वातावरण में। यदि ये आपको समझ में ना आया हो तो इसे रिपीट करके बार बार समझें, क्योंकि बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है, लेकिन कई बार हम इसे नहीं समझ पाते हैं। तो इधर तो हमारा एक मैटर क्लियर हो गया कि अंदर पहुंच गया। अगली बात कि जो लंग्स में या एल्वियोलाई, ये जो वायुकोश से यहाँ तक, ये देखिए वायुकोश इंडिकेट कर रहा हूँ मैं, यहाँ तक ऑक्सीजन पहुँच गई तो ऑक्सीजन ब्लड में पहुँच जाती है। और ये मैं अगले डायग्राम से आपको क्लियर करता हूँ। ये डायग्राम में समझा चुका हूँ। ये देखिए एल्वियोलस गैस एक्सचेंज, ये गौर से देखिए। वास्तव में होता क्या है कि हम लोगों ने जो बाहरी हवा ली है वो बाहरी हवा कहाँ पहुँच गई है, हमारे वायुकोश तक। तो जब हम बाहरी हवा ले रहे हैं इसमें ऑक्सीजन कैसी है, ज़्यादा। ऑक्सीजन कितना था, 21%। जबकि बाहर की जो हवा आई है उसमें CO2 का परसेंटेज कितना रहता है, लगभग 0.03%, जो होता है काफ़ी कम। जबकि हम दूसरी ओर देखें, जो अंदर से सिरा, याद रखिए सॉरी ये शिरा नहीं, हमारी क्या है, धमनी। पल्मोनरी आर्टरी, जो फुफ्फुस धमनी होती है, वो फेफड़ों के पास आती है। ये देखिए आप ऊपर वाले डायग्राम में देख सकते हैं, ये धमनी और सिराएं जैसे कि हमारे फेफड़ों के पास पहुंच रही हैं। तो होता क्या है कि पल्मोनरी आर्टरी जब फेफड़ों के पास आती है तो कई महीन महीन इन नलिकाओं में बट जाती है और धमनियाँ आगे जाके धमनिका, और धमनिका सबसे लास्ट में क्या बन जाती हैं, कैपिलरी, या इसी को हम क्या बुलाते हैं, केशिकाएं। एक्चुअल में कैपिलरी या केशिका काफ़ी महीन नली होती है जिससे एक्सचेंज हो सकता है आसानी के साथ। ये देखिए जब अशुद्ध रक्त या इम्प्योर ब्लड आ रहा है, बट इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है कि उसमें CO2 कैसी है, ज़्यादा। इसमें CO2 का लगभग परसेंटेज रहता है 4%, जबकि वातावरण की CO2 कितनी है, 0.03। यहाँ पर ज़्यादा है तो इसमें CO2 पहुँच जाएगी फेफड़ों के एल्वियोलाई में, और ज़्यादा ऑक्सीजन जो कि एल्वियोलाई में थी वो कहाँ पहुँच जाती है, अंदर देखिए कैपिलरी में। इसीलिए नीला रक्त इधर कैसा हो रहा है, लाल, क्योंकि CO2 रिच ब्लड कैसा हो जाता है, ऑक्सीजन रिच, तो इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड। ये देखिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अब अगली डायग्राम की तरफ हम देखें। यही एक्सचेंज को आपको समझाया गया है कि वास्तव में जब बाहरी वातावरण की ऑक्सीजन इधर आती है तो ऑक्सीजन कहाँ पहुँच जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड हो जाएगा शुद्ध। और प्योर ब्लड कहाँ पहुँचेगा, अपने हार्ट की तरफ, हार्ट के लेफ्ट पार्ट में पहुँचेगा। जबकि हम ये पल्मोनरी सिरा होती है, बिल्कुल पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस सिरा इसे हम बुलाते हैं। जबकि ये देखिए जब CO2 ज़्यादा है तो CO2 कहाँ आ रही है, ब्लड से इसमें, और इधर से हो जाएगी वातावरण में बाहर। आई थिंक मामला क्लियर है। तो चलिए हम इसके आगे देखते हैं। इस डायग्राम के बाद अब कुछ हमें इसकी थ्योरी समझनी है। श्वसन तंत्र काफ़ी महत्वपूर्ण तंत्र होता है। देखिए वास्तव में गैसों का विनिमय, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्चुअली में पिछली बार कई लोगों को स्क्रीनशॉट क्लियर नहीं हुआ था, तो मैंने हैंड रिटन आप लोगों को लिख के दे दिया है ताकि आपको ये पूरा डाटा रहे क्लियर। तो थोड़ा सा मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैसे होती हैं। तो ये देखिए अंदर ली गई वायु में नाइट्रोजन कितनी थी, 79, ऑक्सीजन कितना था, 21, और CO2 कितनी थी, 0.03%। और जो हम बाहर हवा छोड़ते हैं, ये देखिए नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, जितना लिया था उतना ही रहा। तो यदि कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी गैस है जो इनहेल करने पर और एक्सहेल, हम अंदर सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, इसका एक्सचेंज, आदान प्रदान नहीं होता, तो वो गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन। जबकि देखिए बाहर ऑक्सीजन कितना था, 21, और अंदर वाले ब्लड में कितना था, 17। तो जब ये 17 वाला पार्ट है तो ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो कहाँ पहुँच जाती है, ब्लड में। और दूसरा पार्ट हम देखें कि अंदर CO2 कितनी थी, 4%, और यही जब बाहर वाला वातावरण 0.03 इधर से ज़्यादा, इधर ये हो जाएगी, इधर ये हो जाएगी, इधर, और नाइट्रोजन में कोई एक्सचेंज नहीं। इसी को मैंने प्रेशर, mmHg का मतलब होता है, ये देखिए ये लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, mmHg, इसे हम बुलाते हैं मिलीमीटर पारा। तो जब बाहरी हवा का ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, 100 mmHg, जबकि जो अंदर का ब्लड आ रहा होता है उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कितना रहता है, मात्र 37। तो अभी मैंने क्या बताया था, विसरण का नियम, कि चीज़ें अधिक से कम की ओर जाएंगी तो 100 मिलीमीटर पारे से ऑक्सीजन 37 या 37 की तरफ जाएगी और ऑक्सीजन पहुंचेगी अंदर। सेम रिवर्सिबल प्रोसेस किस में हो रही है, CO2 में। बाहरी हवा में CO2 का प्रेशर कितना है, 36, अंदर कितना है, 46। तो अंदर ज़्यादा है तो वो बाहर की तरफ आएगी तो CO2 आ जाती है बाहर। ये तो हो गया गैसों का एक्सचेंज। लेकिन अब एक बात आई, ये CO2 तो हमने सांस बाहर छोड़ी तो CO2 तो हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंच गई, लेकिन जो ऑक्सीजन हमने कैपिलरी के माध्यम से रक्त में मिला दी है
वो हार्ट तक पहुंचेगी, हार्ट में पल्मोनरी सिरा आएगी, लेफ्ट हार्ट के पार्ट में आएगी, तो ब्लड कैसा होगा? शुद्ध। अब शुद्ध ब्लड को या प्योर ब्लड को हमें कहाँ पहुंचाना है? पूरी बॉडी में। तो पूरी बॉडी में आगे जाने का प्रोसेस क्या होगा? तो ये देखिए, अगले डायग्राम की तरफ हम देखें तो ये क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। ये आपके देखिए कई सारे क्वेश्चन इसमें डाउट क्लियर होंगे। वास्तव में आरबीसी हमारे ब्लड में क्या होती हैं? आरबीसी लाल रक्त कणिका, और एचबी का मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो जब उससे ऑक्सीजन जो अभी अभी हमने फेफड़ों से ली है, ये हीमोग्लोबिन से कांटेक्ट करके इससे बॉन्ड बना देती है। लेकिन वो बॉन्ड कैसा होता है? फिजिकल, या उसे हम बुलाते हैं भौतिक। और एक बात याद रखिए, एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन के अणु संयुक्त हो सकते हैं एक बार में। और भी चीजें इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ये ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से संयुक्त हो गई और पूरी बॉडी की तमाम सेल्स के पास जाएगी। क्योंकि जो बॉडी की सेल्स हैं वो ऑलरेडी कोशिका में ऊर्जा पैदा कर चुकी हैं, तो उनके पास ऑक्सीजन की कमी है। तो जब हीमोग्लोबिन उन्हें ऑक्सीजन लेके आएगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा किसके पास है? हीमोग्लोबिन के पास, और कोशिकाओं के पास है कमी। तो ये ऑक्सीजन नॉर्मल प्रोसेस के द्वारा अलग होकर कोशिकाओं से चिपक जाता है और वो ऑक्सीजन का उपयोग कर लेती हैं, ऊर्जा पैदा करेंगी। तो ऐसा होता है वास्तव में ऑक्सीजन का परिवहन। एक कुछ और अच्छे क्वेश्चन है, जैसे ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से बना होता है, एक तो हीम और दूसरा ग्लोबिन। ग्लोबिन हीमोग्लोबिन का 95% भाग बनाता है और ये अंदर ही अंदर कैसा होता है? रंगहीन। लेकिन जब ग्लोबिन रिमेनिंग 4 से 5% हीम से जुड़ेगा तो हीम, वास्तव में हीम में भी क्या होता है? इसमें आयरन संयुक्त रहता है और पोरफायरिन रिंग होती हैं 4, और ये सभी मिलाकर हीम बनाते हैं। और हीम ग्लोबिन से जुड़ेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। क्योंकि हीम के अंदर आयरन है, तो ये जो अपना कलरलेस पार्ट था ग्लोबिन, अब उसका रंग कैसा हो जाता है? बैंगनी। और इसी हीमोग्लोबिन से जब ऑक्सीजन संयुक्त हो जाएगा तो पूरा कंप्लीट रंग कैसा आ जाएगा? चटक लाल। ऐसी को हम बुलाते हैं ब्रेक्ड रेड। दैट्स व्हाई आवर ब्लड इज रेड। अगला कॉन्सेप्ट ये देखिए, ऑक्सीजन का तो भैया अपना ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बॉडी में CO2 है, एक्चुअल में होगा क्या? जैसे मान लीजिए ये हमारी सेल्स है, ये जो हमारी सेल्स है, इस सेल्स में क्या होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा, एनर्जी पैदा करेगा, यह भी मैं समझाऊंगा। तो क्या प्रोड्यूस करेगा? CO2 गैस। तो जो CO2 कोशिकाओं से पैदा हुई है, प्रोड्यूस हुई है, अब वो भी तो पूरी बॉडी से बहकर फेफड़ों तक पहुंचानी है। तो CO2 कितने तरीकों से बहती है? तो याद रखिए, CO2 के बहने के तरीके एक नहीं होते। CO2 के बहने के तरीके कितने होते हैं? 3, 1, 2 एंड 3। हम हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे पहला देखिए, CO2 का पहला परिवहन का तरीका क्या होता है? बाय डिजॉल्विंग इन प्लाज्मा। हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा का अधिकांश भाग क्या होता है? पानी। अब जब ये CO2 पैदा हुई है, ये पानी के साथ घुलेगी और उसके साथ घुल के क्या बनाएगी? कार्बोनिक एसिड। ये वही कार्बोनिक एसिड है जो हम कोल्ड ड्रिंक में अपने इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस रूप में पूरी CO2 का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, केवल कितनी होती है? 7% ऑफ CO2, और वो किस रूप में बहती है? कार्बोनिक एसिड के रूप में। अगला देखिए, इसका तरीका क्या होता है? ये तो हो गया पहला। अब हम देखते हैं दूसरा, बाइकार्बोनेट्स के रूप में। बाइकार्बोनेट्स आप लोग समझ गए होंगे, वही हमारा पुराना खाने का सोडा। लेकिन याद रखिए, खाने के सोडे में NaHCO3 होता है, लेकिन ये बाइकार्बोनेट का मतलब होता है HCO3 आइंस। हो सकता है पोटेशियम आइंस भी हो। तो होता क्या है, हमारे ब्लड में आयंस मौजूद है, Na2CO3 के रूप में, K2CO3 के रूप में, और पानी तो है ही। तो जब CO2 इसके साथ जुड़ेगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? बाइकार्बोनेट्स के रूप में। और ये देखिए, उसमें था मात्र 7, और 7% का 10 टाइम्स मतलब 70% किस रूप में ट्रांसपोर्ट हो रहा है? तो वो किस रूप में हो रहा है? बाइकार्बोनेट्स के रूप में। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा टाइप। तीसरा रूप जो CO2 के रूप में और परिवहन या ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन वो कितना पार्ट होता है? केवल 23, और वो किस रूप में होता है? कार्ब अमीनो यौगिक के रूप में। कार्ब अमीनो यौगिक का फॉर्मूला क्या होता है? वो उसका मतलब कुछ नहीं, NH2 ग्रुप। इसी को हम बुलाते हैं अमीनो ग्रुप। अब ये ग्रुप मौजूद कहाँ होगा? तो अभी अभी मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन में क्या होती हैं? पोरफायरिन रिंग। और पोरफायरिन रिंग चाहो तो मैं इधर आपको डायग्राम थोड़ा सा बना सकता हूँ कि पोरफायरिन कैसी होती है। वास्तव में पेंटागोनल होती है,
इसमें 5 जगह कार्बन और उसके साथ लगा होता है अमीनो समूह। तो याद रखिए हीमोग्लोबिन CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में भी भूमिका निभाता है, लेकिन वो मात्रा कितनी होती है 23%। तो इस हीमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप का मतलब क्या होगा NH2 CO2 इसके साथ जुड़ेगी तो क्या बनाएगी कार्ब अमीनो यौगिक, और इस रूप में कितना सर्कुलेट हो रहा है तो याद रखिए 23%। मतलब प्लाज्मा में बह के कितना हुआ है पानी के साथ जुड़कर 7%, बाइकार्बोनेट्स के रूप में सबसे ज़्यादा 70% और कार्ब अमीनो के रूप में कितना हुआ 23%। तो ये तो हो गया पूरा सर्कुलेशन। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वास्तव में कि श्वसन है क्या आखिर। कह रहे हैं कि हम समझेंगे तो याद रखिए श्वसन को वास्तव में श्वसन का मतलब होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना, लेकिन ये एनर्जी कितने रूप से प्रोड्यूस की जाती है तो इसके तरीके होते हैं दो, अनॉक्सी एनारोबिक और ऑक्सी। अनॉक्सी अन धन ऑक्सी, अन प्लस ऑक्सी, मतलब जब ऑक्सीजन के बिना ही हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो इसे हम क्या बुलाते हैं एनारोबिक, लेकिन जब हम ऑक्सीजन के साथ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो इसे हम क्या बुलाते हैं एरोबिक। देखिए आपकी हर चीज़ क्लियर होगी आज, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वास्तव में अनॉक्सी श्वसन सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो होता क्या है। तो ये देखिए अनॉक्सी श्वसन वास्तव में क्या हो रहा है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि वास्तव में जो हम ग्लूकोज हमने डाइजेस्ट किया था, वास्तव में कार्बोहाइड्रेट हमने इंटेक किया था और लास्ट फॉर्म में क्या हुआ था C6H12O6। यही कारण है कि ग्लूकोज को हम क्या बुलाते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी या प्राथमिक ऊर्जा का साधन। तो अनॉक्सी श्वसन में जो कोशिकाएं होती हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उससे कुछ ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो इसे ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो क्या बनता है पायरुविक अम्ल, और उसके कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं दो। साथ में कौन सी गैस प्रोड्यूस हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये देखिए इसमें एनर्जी भी पैदा हो रही है। याद रखिए जीवधारियों में जो एनर्जी पैदा होती है उसे हम किस रूप में बताते हैं बॉन्ड के रूप में या फॉस्फेट बॉन्ड के रूप में कहा जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और कितने एटीपी पैदा हो रहे हैं याद रखिए 2 या 2। और जब कुछ समय बाद पायरुविक एसिड बनने के बाद एक कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। याद रखिए जब हम बहुत तेज रनिंग करते हैं तो ये क्वेश्चन कई प्रकार से घुमा फिरा के भी पूछा जाता है, तो हमारी जो मसल्स होती हैं तो लंग्स इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाते, तो उस मजबूरी में हमारी जो मसल्स होती हैं वो ऑक्सीजन के बिना ही एनर्जी प्रोड्यूस करने लगती हैं। उसमें सेम यही प्रोसेस होती है। लेकिन जीवधारियों के अलावा मतलब इंसानों के अलावा या जोलों के एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसके अलावा की बात करें तो जो बैक्टीरिया होता है जीवाणु, जो फंगस होता है कवक, ये जीवन जीने के लिए एक इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। और उनमें भी क्या बनता है बिल्कुल कन्वर्ट ऐसे ही होते हैं C6H12O6, उनमें पायरुविक एसिड बनेगा, उनमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में और ये आखिर में कन्वर्ट हो जाता है एथिल अल्कोहल मतलब C2H5OH। यही कारण है कि जो एल्कोहल इंडस्ट्री होती हैं वहाँ पर भी इसी फर्मेंटेशन, याद रखिए इसी क्रिया को हम क्या बुलाते हैं फर्मेंटेशन, या इसी को हम क्या बुलाते हैं वास्तव में किण्वन। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है अनॉक्सी श्वसन, या इसी को हम क्या नाम ग्लाइकोलाइसिस। तो ये सभी एक ही प्रक्रिया के नाम है। तो इसमें दो जीवधारी सबसे पहले जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, उन्होंने तो ऐसे ही पूरा उनका जीवन का आधार ही यही होगा। लेकिन जिन जीवधारियों के पास कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होती है वास्तव में वो कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये देखिए इसलिए मैंने समझाया है कि जो ऑक्सी श्वसन है ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये मैंने आपको फर्स्ट डे उठाया था, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से कवर रहेगा और इसके अंदर पाए जाएंगे क्रिस्टी, और क्रिस्टी के चारों तरफ क्या होगा मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है आपका समझिए। वास्तव में इसमें भी क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है ग्लूकोज से, लेकिन इसका पहला पार्ट जो हम अनॉक्सी में पढ़ चुके हैं एनारोबिक में, वो इसमें भी होता है ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनेगा पायरुविक अम्ल, और वही 2 एटीपी पैदा होंगे। लेकिन इनमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में ऑक्सीजन चिपक जाता है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका एक एंजाइम निभाता है। ये स्क्रीन में कट रहा है देखिए एसिटाइल को एंजाइम ए। तो वो ऑक्सीजन को पायरुविक एसिड से चिपका देता है और इस सेकंड स्टेप हो जाता है CO2 + H2O, और कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है 36 ATP ऊर्जा। इस साइकिल की खोज की थी क्रेब्स चक्र ने। लेकिन याद रखिए ये जो ऑक्सीजन इससे जुड़ रही है ये रेस्पिरेशन का कौन सा पार्ट होता है सेकंड।
लेकिन जो इसका पहला पार्ट होता है उसकी खोज की थी ईएम पे, ये नाम लिखे हुए हैं, एम्बेडन, मेयरहॉफ और पार्सन ने। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है और इसमें भी फायदा कितना होता है, 2 एटीपी। तो एक बात याद रखिए छोटी सी, कि जो एक कोशिकीय जीवों में बैक्टीरिया होता है सॉरी, फंजाई होते हैं, या जब हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हमारी मसल्स होती है, तो वो ऑक्सीजन के बिना ही एनर्जी प्रोड्यूस करती है। उसे हमने क्या नाम दिया था, अनॉक्सी श्वसन। लेकिन अनॉक्सी श्वसन एक संपूर्ण क्रिया बनती है इन जीवधारियों में। लेकिन जब हम बहुकोश के जीवों की बात करते हैं, एनिमल सेल की बात करते हैं, जब हम अमीबा की बात तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इनमें यही श्वसन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, बिकॉज दे है माइटोकॉन्ड्रिया। उसका पहला पार्ट, बैक्टीरिया का पहला पार्ट, दोनों बराबर है, बस बैक्टीरिया में वो संपूर्ण चक्र होता है, जबकि हम मनुष्यों में वो कौन सा चक्र है, पहला। और इसकी खोज किसने की थी, ईएमबी ने। इसमें भी पायरुविक अम्ल बनेगा, लेकिन इसका सेकंड स्टेप क्रिस्टी की सहायता से पूरा होगा, उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो सेकंड स्टेप में कितने एटीपी बनते हैं, 36, और फर्स्ट स्टेप में कितने बनते हैं, 2 एटीपी। ऐसे चलता है हमारा जीवन, क्योंकि जीवन का आधार क्या होता है, एनर्जी। और वो एनर्जी किससे प्रोड्यूस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। डेट्स वाई वी कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया एज पावर हाउस ऑफ आवर बॉडी। तो ये तो रहा आपका रेस्पिरेशन सिस्टम। यदि आपको कोई समझ में नहीं आए तो बेशक आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे जुड़े हुए, जो कि थोड़ी जटिल प्रक्रिया है। ये देखिए, तो अब श्वसन हमने सब कुछ कर लिया। एक श्वसन तंत्र से जुड़ा हुआ आखिरी टॉपिक रहता है, व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्विसेंट। वास्तव में हमारे बॉडी में हमने कोई भी ग्लूकोज है, प्रोटीन है, वसा है, उसमें हम कितनी ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बदले में CO2 कितनी निकल रही है, इन दोनों के रेशियो को हम क्या बुलाते हैं, श्वसन गुणांक। ये देखिए, यदि हमारा श्वसन गुणांक या रेस्पिरेटरी क्विसेंट मोर देन 1 आता है या 1 है, तो एक अच्छी ऊर्जा या पॉजिटिव एनर्जी का साइन होता है। लेकिन जब ये लेस देन 1 होता है, 1 से कम होता है, तो हमारी बॉडी में थकावट का सूचक होता है, क्योंकि हमारी बॉडी ऑक्सीजन का ज़्यादा उपयोग कर रही है और CO2 कम निकाल रही है। तो ये बॉडी कैसा फील करेगी, थकावट। तो ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में जितनी ऑक्सीजन उपयोग होगी उतनी उससे CO2 निकलेगी। तो इसका RQ कितना होता है, 1, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम फैट खाते हैं, याद रखिए, जब हम लोग पराठे खाते हैं, पूड़ियाँ खाते हैं, या हम पिज़्ज़ा खाते हैं, तो गौर करिए आपको नींद सी आती है। कारण क्या होता है कि फैट का RQ लेस देन 1 है, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा इस्तेमाल होगी और CO2 कम निकलेगी। CO2 कम निकलेगी तो एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, दिमाग थोड़ा साइलेंट होने लगता है, तो नींद आने लगती है। प्रोटीन फैट से थोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन जो सबसे अच्छी एनर्जी दे सकता है वो कौन सा होता है, कार्बोनिक अम्ल, क्योंकि इसका RQ काफ़ी ज़्यादा है और वो होता है 4.0। तो यदि हमें बहुत जल्दी एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बोनिक अम्ल, इससे हमें एनर्जी बहुत जल्दी प्रोड्यूस होगी। तो चलिए, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग और नो डाउट बहुत नॉलेजेबल क्लास थी। आज काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें डिस्कस हुई है। बिल्कुल, एक बार आपका क्लियर नहीं हो तो बार बार इसे देखें वीडियो को, ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो। याद रखिए, ये ब्रीफ क्लास चल रही है क्योंकि कोरोना का लॉकडाउन है, तो एक दिन हमारी क्लास और अगले दिन हमारी OT प्रैक्टिस। इससे मैं आपकी संपूर्ण तैयारी लॉकडाउन के दौरान करवाना चाहता हूँ। और फिर जब हमारा ऑफलाइन होगा, तो हमें ही पता है कि ऑफलाइन में काफ़ी सारी चीज़ें ब्रीफ नहीं होती, काफ़ी डिटेल्ड होती हैं, तो ये सब उसके लिए रिजर्व रखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, बाकी कल हम इसके OT प्रैक्टिस करेंगे। तो आपकी रेगुलर क्लास 7:30 पर आपको पर डे मिला करेगी। आज के लिए थैंक यू सो मच।